Students, today we are going to deal with an important topic, that is inheritance of acquired character. This is basically a theory which is purported to explain the process of evolution. This theory was given by or proposed by Lamarck in 1809 in his famous book Philosophy Zoologique. This theory discards the thinking of the people that all the living organisms remain to be fixed. Actually उस टाइम पे लोग क्या विश्वास करते थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा पैदा हुआ है वो वैसा ही रहता है. नो चेंज टेक प्लेस, so there is no evolution. So at that time people have the set of mind that there is fixity in the living organism. Since Lamarck had proposed a theory ahead of his time, so most other people has ignored his theory, or you can say most of the people had criticism of this theory because they were not able to accept it कि जो living organism है वो evolve हो सकते हैं. अब कौन से की फीचर्स जो हैं वो इस थ्योरी में दिए हुए थे वो हम एक्सप्लेन करेंगे, बट सबसे पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ. लेमार्क ने कहा था कि सबसे पहले कि इन्वायरमेंट चेंज होता है. सो देयर लाइज अ चेंज इन द इन्वायरमेंट. चेंज जब इन्वायरमेंट में होगी उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की एक नई रिक्वायरमेंट जनरेट होगी. उसे कोई नए ऑर्गन लाने पड़ेंगे, जब पहले कोई ऑर्गन जिसका यूज़ नहीं है उसे ख़त्म करना पड़ेगा. और ये जो नया करेक्टर एक्वायर करता है ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, ये आगे जनरेशन को दे सकता है. सो व्हाट दिस थ्योरी हैज़ प्रपोज्ड, the character that we acquire from the environment can be inherited from generation to generation. So इस theory का ये कहना था कि वो वाले करेक्टर जो ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट उससे जनरेशन टू जनरेशन आगे दिया जा सकता है. that result in the formation of a new species. So the first is change in environment. तो लेमार्क का कहना था कि जब नॉर्मल इन्वायरमेंट में जिसमें कोई चेंज ना आ रही हो तो उसमें कोई एवोल्यूशन भी नहीं होती. जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है उस इन्वायरमेंट जो चेंज है वो फोर्स करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि आप अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंज लाएं सो एज टू फिट एज पर द इन्वायरमेंट. और वो जो चेंज इन इन्वायरमेंट है दैट रिजल्ट अनदर की फीचर दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ करेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये जो इक्वेशन ऑफ करेक्टर है, ये इक्वेशन ऑफ करेक्टर होता है करेक्टर को एक्वायर करना. और किसी भी नए करेक्टर को एक्वायर किया जा सकता है बाय टू वे. यहाँ तो उस करेक्टर का हम बड़ा ज़्यादा यूज़ करें सो डैट इट बिकम हाईली डेवलप, और अगर हमने उस करेक्टर को नहीं चाहिए उसे इग्नोर करना है तो हम उस करेक्टर को बिल्कुल भी ना यूज़ करें, that is disuse of organ. So in both way we can acquire a new character. So what I can say is the process of use and disuse of organ result in the acquiring of or equation of new character in the living organism. Then third आता है effect of environment. So तीसरा फिर से आता है effect of environment. डेट इज अब इन्वायरमेंट का उस एक्वायरिंग ऑफ ऑर्गन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. ऑब्वियसली जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होगी तो एक न्यू नीड जनरेट होगी. जब न्यू नीड जनरेट होगी तो उसकी वजह से हमें एक करेक्टर एक्वायर करना पड़ेगा. और वो जो हमने करेक्टर एक्वायर किया है या तो वो इन्वायरमेंट में जो चेंज इन्वायरमेंट हुआ है उसमें बेस्ट फिट बैठेगा और वो इन्वायरमेंट के साथ बेस्ट फिट नहीं बैठेगा. सो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिसाइड वेदर द करेक्टर दैट हैज लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर हैज बेनिफिशियल इम्पैक्ट और इट हैज प्रोवाइड अ पॉजिटिविटी इन द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट लीड टू द नेगेटिव इम्पैक्ट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज वो टोटली उसके वैनिश का कारण बन जाएगा. सो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो प्रोमिनेंट है टू डिसाइड कि कौन सा करेक्टर फ्लोरिश करेगा और कौन सा करेक्टर फ्लोरिश नहीं करेगा.
सो वो वाला करेक्टर जो इन्वायरमेंट में बेस्ट फिट बैठेगा वही आगे जाके क्या होगा, इनहेरिट करेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो की फीचर मैंने आगे आपके लिखे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट. इन्वायरमेंट में चेंज होना, चेंज की वजह से एक नई नीड का जनरेट होना. जब नई नीड जनरेट होगी उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो फोर्स होगा टू एक्वायर डेड करेक्टर, और वो करेक्टर एज पर दिस थ्योरी कैन बी एक्वायर आइदर बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ डेड ऑर्गन. अब ऑर्गन उसने आइदर जो एक्वायर कर लिया हुआ है उसको इन्वायरमेंट जो है वो प्रेफर करता है या नहीं, डेट इज डिसाइडेड बाय द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. सो अगर इन्वायरमेंट ने वो वाला ऑर्गन जो है फेवरेबल समझा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ्लोरिश होने के लिए वो ठीक है, अब ये करेक्टर जो है एज पर दिस थ्योरी कैन बी इनहेरिएंट टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो अगले जो बच्चे पैदा होंगे वो इस करेक्टर के साथ ही होंगे जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी जनरेशन में एक्वायर किया हुआ है. अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे. पहली एग्जाम्पल है जिराफ. तो लेमार्क क्या कहता है कि पहले जो जिराफ थे वो ग्रास ग्रेजिंग थे, मतलब वो ज़मीन पे जो ग्रास है उसे ग्रेज करते थे. लेकिन सडनली क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हो गया और ज़मीन के ऊपर ग्रास जो है ऑलमोस्ट जो वैनिश हो गई उस पर्टिकुलर एरिया की. अब वहाँ के जो जिराफ है दे वर फोर्स टू ईट द लीव्स ऑफ द ट्री. और वो उनको क्या हुआ, उनको फोर्स हो गया कि आप भाई आपको ट्री के लीव्स ही खाने को मिलेंगे और कुछ तो है नहीं, फॉर देयर सर्वाइवल. सो इन ऑर्डर टू रीच द लीव्स ऑफ द ट्री दे कीप ऑन स्ट्रेचिंग देयर नेक. तो जिराफ को अपनी नेक को जो है कीप ऑन स्ट्रेच करना पड़ा ताकि वो लीव्स के पास पहुंच जाए. सो एज इनको अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था, तो ये जो करेक्टर है ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा. और आज की जनरेशन ऐसी है कि जहाँ पे जिराफ की नेक काफ़ी लंबी होती है. और उसने ये बताया है कि लंबी नेक जो है वो इवॉल्व इसीलिए हुई क्योंकि जिराफ की नीड थी टू ईट द लीव्स ऑफ द ट्रीज, और सिंस दीज लीव्स लाइज एट ए क्वाइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो वहाँ पहुँचने के लिए उनकी नेक का लंबा होना ज़रूरी था. फिर आता है एक्वेटिक बर्ड्स. अब एक्वेटिक बर्ड्स वो वाले होते हैं जो पानी में रहते हैं. अगर उन्हें पानी में रहना है दे हैव टू स्विम, और स्विम के लिए उनके जो फुट हैं दे शुड हैव वेब. वो कहता है कि ये जो आज के डक में जो स्पैन में आप देखते हो फुट के ऊपर वेब बना हुआ है, तो बेसिकली क्या था, इनिशियली जब ये पानी में गए थे ये अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करते थे. फिंगर्स को ये स्ट्रेच करते थे सो डैट वो जो है वो चप्पू लाइक स्ट्रक्चर बन जाए और वो आराम से स्विम कर सकें. तो ये डायग्राम में मैंने दिखाया है कि कैसे पहले वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, जब वो स्ट्रेच करते रहते थे इन बिटवीन द फिंगर्स जो है वो वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया. तो ये प्रोसेस एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो एक्वेटिक एनिमल है उनमें वेब लाइक स्ट्रक्चर बना होगा. देन आते हैं स्नेक. तो लेमार्क कहता है कि पहले जो स्नेक थे ये जो है वो बड़े बड़े एनिमल से डरते थे. इनको नीड होती थी कि किसी भी सर्वाइसेस में जाके छुप जाए, चूँकि इनके अपेंडेजेस डेट इज़ हाथ और पाँव हडल बनते थे किसी छोटे सुराख में होल में घुसने के लिए. तो इन्होंने उनको यूज़ करना बंद कर दिया. क्योंकि उनको यूज़ करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि आज के टाइम पे स्नेक के जो हैं वो अपेंडेजेस नहीं हैं. सो यहाँ पे जो करेक्टर एक्वायर किया गया बॉडी का डेट इज़ ड्यू टू डिसयूज ऑफ ऑर्गन. हाउएवर इन जिराफ और एक्वेटिक बर्ड्स में क्या था कि मैक्सिमम उनका यूज़ किया जाए तो ऑर्गन को एक्वायर किया गया था. फिर ब्लैक स्मिथ. तो ब्लैक स्मिथ में क्या है कि उनके जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हाईली डेवलप होते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो हथौड़े से काम लेते हैं और चूंकि अपनी आर्म्स को मैक्सिमम यूज़ करते हैं, डेट इज़ बाय उनके बाइसेप और ट्राइसेप जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर ह्यूमन बीइंग. अब वेस्टिजियल्स ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन वो वाले ऑर्गन होते हैं जिनको हमने यूज़ नहीं किया होता. सो इसे लेमार्क ने अपनी थ्योरी में क्यों लिया था, टू एक्सप्लेन कि जिन ऑर्गन को हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाता है और वेस्टिजियल हो जाता है. जैसे इसे कॉमन एग्जांपल मैं दूंगा. सबसे पहले है मेमोरी ग्लैंड. तो मेमोरी ग्लैंड इन मेल में जो है वो तो नीड है नहीं, तो सो इट रिप्रेजेंट कि किसी टाइम पे माइट भी ये यूज़ करते हो लेकिन आज के टाइम पे ये यूज़ नहीं करते. डेट इज़ वाई ये वेस्टिजियल हो चुके हैं. बॉडी हेयर. जब ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन हो रही थी तब बॉडी हेयर की नीड थी, बिकॉज वो कपड़े वगैरह डालता था नहीं. तो यही जो बॉडी हेयर है
ये प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट। क्योंकि आज के टाइम पे हम बॉडी एयर के ऊपर कम डिपेंड हैं, दैट इज़ वाई ये बॉडी से रिड्यूस होते गए हैं एज़ कम्पेयर टू चिंपैंजी, मंकी और एप्स। प्लाइकास सेमिलुनारिस, इसे हम जो है वो थर्ड आईलिड भी बोलते हैं। और जब हम एवोल्यूशन की प्रोसेस में कंसिडर करें एक्वेटिक एनिमल है, तो ये जो है ये आइज़ को कवर करता है सो एज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बियरिंग एंड टेयरिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करते तो आज के टाइम पे ये आइज़ में बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में है। विजडम टूथ आज के टाइम पे आप देखिए मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन बीइंग है उनमें 32वां दांत निकलता ही नहीं है, उनमें 30-28 इसी के बीच में रहते हैं। पहले हम टीथ का मैक्सिमम यूज़ करते थे, डेट इज़ वाई हमारे जो है विजडम टूथ 32 जो नॉर्मल कैरेक्टर था। आज के टाइम पे 32 जो टीथ जिसके होते हैं डेट इज़ कंसिडर्ड टू बी लकीस्ट वन। अपेंडिक्स क्या है कि पहले जो ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो तब जो ह्यूमन बीइंग थे वो मैक्सिमम कच्चा खाना खाते थे। उस कच्चे खाने को पचाने के लिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सिक्कम। और ये जो सिक्कम है ये हर्बीवोरस जितने भी एनिमल हैं उनमें हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। क्योंकि आज के टाइम पे हम पका हुआ खाना खाते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, डेट इज़ वाई ये रिड्यूस हो गया इन द फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स और इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसे हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। हाउएवर लेटेस्ट स्टडी जो है वो बताती है कि इसका बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, ये अभी भी टोटली बेस्टिजियल नहीं है। इसके अलावा और भी बड़े सारे कैरेक्टर है, जैसे कि आर्टिकुलर मसल ऑफ द ईयर, किसी टाइम पे हम अपने ईयर्स को हिला सकते थे सो एज टू कैच द साउंड, लेकिन आज के टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डेट इज़ वाई वो भी वेस्टिजियल हो चुका है। और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे वेल में, जस्ट पाइथन में जो बोन है वो रिप्रेजेंट करती है पेल्विक गर्डल को। तो मैंने वो कैरेक्टर लिखे नहीं है, मैंने थोड़े से कैरेक्टर की एग्जांपल दी है सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये तो थे जो लेमार्क ने प्रपोज किया हुआ था। सिंस इस थ्योरी के काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक थे जो लेमार्क एक्सप्लेन नहीं किया गया, जहाँ लेमार्क से एक्सप्लेन नहीं हुआ तो वो क्रिटिसिज्म बन गए। अब मैं कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बताऊंगा। लेमार्क के दो खास क्रिटिसाइजर जो थे वो थे कुवेर एंड वीजमैन। इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल कोड की सो एज टू डिसप्रूव द थ्योरी प्रपोज बाय लेमार्क। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक रैट लिया, उस रैट की 80 जनरेशन तक टेल काटते रहे और उन्होंने देखा कि एक भी जनरेशन ऐसी नहीं पैदा हुई जो बिना टेल के पैदा हो। तो उनका कहना था कि सिंस हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया यहाँ पे अगर कोई रैट टेल लेके पैदा होता है तो उसकी टेल सर्वाइव नहीं कर सकती, मतलब वो नहीं बच सकती। क्योंकि ये इन्वायरमेंट क्रिएट था लेकिन एक भी ऐसा रैट पैदा नहीं हुआ जो बिना टेल के हुआ। दूसरा, लेमार्क ने बोला था जिस आर्गन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो प्रोमिनेंट या अच्छा डेवलप हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो आइज़ का जितना ज़्यादा यूज़ करता है धीरे धीरे वो उतनी ही वीक हो जाती है। ईयर, पिन एंड नोज़। और लेमार्क का कहना था कि जो वाले कैरेक्टर हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं वो आगे वाली जनरेशन को मिल जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग स्पेशली इंडियन, वो अपने नोज़ और ईयर को पर्स करवाते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन जो प्रोसेस चल रही है। लेकिन आज तक एक भी ऐसी जनरेशन पैदा नहीं हुई है जो बच्चा पैदा हुआ हो और उसके कान और नाक ऑलरेडी पर्स्ड हो। देन हार्ट। लेमार्क ने कहा था कि जिस आर्गन को हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो हार्ट जो है थ्रू लाइफ बीट करता रहता है, लेकिन कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है कि जिसमें हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा हो, काफ़ी बढ़ता जा रहा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर ये था जो क्रिटिसिज्म का, वो ये कि लेमार्क ने बोला तो सही कि करेक्टर दैट वी एक्वायर फ्रॉम द इन्वायरमेंट कैन बी इनहेरिटेड, बट उसने ये नहीं बताया कि वो करेक्टर किस फॉर्म में इनहेरिट होते हैं। क्या सोमैटिक सेल अगले जनरेशन को में रोल प्ले करता है, जर्माइनल सेल? सिंस सोमैटिक सेल अगले जनरेशन में नहीं जाता, दीज आर द जर्माइनल सेल दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। सो ये वाली चीज़ जो है वो लेमार्क की थ्योरी में मिसिंग थी, जो उसकी हाईली क्रिटिसिज्म में आ गई। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। आपने इसे पेन डाउन करना है और अगेन वीडियो को ध्यान से समझना है कि इस थ्योरी में क्या बताया हुआ है। थैंक यू।